सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि लॉ में डर लग रहा है तो क्या करें। तो लॉ का डर जो है वो मिटाना बहुत सिंपल है फाउंडेशन में, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश आप लोगों को इतना सपोर्ट कर देगा मार्क्स लाने में। आपका टारगेट है 40 नंबर, क्योंकि आपके जो मार्क्स कवर है वो ईगो में हो जाएंगे। जो लोग मैथ्स में वो स्ट्रॉन्ग है उनके मैथ्स में हो जाएंगे, अकाउंट्स में हो जाएंगे। लॉ में हमारा टारगेट जो है ऐसा है कि यार सिर्फ 40 आ जाए। तो आज मैं आपको इतना अच्छा मोटिवेशन के साथ साथ इतना अच्छा गाइडेंस देने वाली हूँ कि आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत पड़ती थी ये थ्योरी सब्जेक्ट्स लॉ वगैरह करने में। तो मैंने कैसे डील करा और मेरे 66 67 ऐसे कुछ नंबर आए थे, तो मेरे इतने नंबर कैसे आ गए और वो भी किस सिचुएशन में आए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि जब मैंने अपनी फाउंडेशन की एग्जाम दी थी तब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। नहीं करा था का मतलब है एक भी बार नहीं करा था, देखा तक भी नहीं था। तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा तो फिर क्या करा, क्योंकि मुझे भी सबने ऐसे ही बोला था और ऐसा ही रहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सबसे बड़ा होता है। बाकी सब तो ये एलएलपी वगैरह और छोटे मोटे जितने भी चैप्टर्स है ये सब तो इतना पार्टनरशिप एक्ट और ये सब है, ये इतना वो नहीं रखते, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा होता है और मैंने वही नहीं करा था। और उसके बिना करे मेरे अगर इतने अच्छे नंबर, मतलब एक तरह से एग्जाम्शन होता है 60 अबव, तो इतने अच्छे नंबर मेरे कैसे आ गए। तो देखो, सबसे पहला हमें पता है कि हमारा लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाना कोई वो नहीं है। हम इतने टाइम से स्कूल में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट इतना करते आ रहे हैं और आईसीआई ने कुछ एडिशनल नहीं दिया। थोड़े बहुत ऐसे चैप्टर्स जो आपको रटने पड़ेंगे वो भी आप आईसीआई मॉड्यूल से रट सकते हो, और बाकी तो सब राइटिंग वाला रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इंग्लिश में मार्क्स लाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन लॉ हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट रहता है, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेजर डाउट्स ये आते हैं कि क्या हम इंग्लिश में अच्छे से लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि उसमें ज्यादा मार्क्स काटते हैं वो लोग। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो। अगर आप इतना अच्छा लिख रहे हो कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया कि यार मतलब, तो वो ऑफकोर्स आपको नंबर देगा। लेकिन आपको अपना जो पैटर्न है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, पर इतना भी हाई लेवल नहीं है एकदम। आप जैसा 12th तक करते आ रहे थे वो पैटर्न ही अपना फॉलो करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश आपको बहुत मार्क्स स्कोरिंग कर देगा। 25-30 नंबर तो अगर इंग्लिश में आ गए, तो लॉ के लिए तो हमें सिर्फ 10-15 नंबर का इंतजाम करना रहेगा। तो ये अगर आपका, मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रही हूँ कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर पाई थी, पर मैं कहीं से कहीं तक आपको रेफर नहीं कर रही हूँ कि आप भी सेम करो। पर मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं उस सिचुएशन में एग्जाम में दे जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, एग्जाम दे सकती हूँ और इतने नंबर ला सकती हूँ। फाउंडेशन में मेरे ओवरऑल 310 मार्क्स थे, जो कि काफी अच्छे होते हैं। तो आप भी ला सकते हो, बस आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है और पॉजिटिव रहना है। लोग आपको चाहे जो बोल रहे हो कि ये इतना टफ है, वो है टफ, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, आरटीपी नहीं करी, एमटीपी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है, पर अब आप ये सोचो कि आप क्या अब कर सकते हो इतने बच्चे हुए टाइम में? नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उस चीज का रिग्रेट लेके क्यों चलना है? हमें वो देखना है कि हमने कितना करा है। एक ग्लास भरी हुई है, आधी ग्लास भरी है, आधी खाली है, तो हमें आधी खाली वाली को नहीं देखना, आधी भरी वाली को देखना है। तो सिर्फ ये सोचो, ये माइंड सेट किए, हमें नहीं देखना है कि हमारा कितना नहीं हुआ, हमें देखना है कि हमारा कितना हो गया। बचे हुए चैप्टर्स भी अच्छे से करके आप कर सकते हो। इस सिचुएशन में आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, जब आपके पास आंसर शीट आएगी, आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और आपको देखना है कि लॉ में हमारे कौन से क्वेश्चन है जो कि हमको अच्छे से आते हैं। उसमें क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको। थोड़े बहुत क्वेश्चंस डायरेक्ट भी रहेंगे, पर ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड रहेंगे। तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोचने में टाइम लगता है कि इसमें कौन सा प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो उन 15 मिनट के टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार ऐसे स्कैन करना है, मतलब आंखों से एकदम फटाफट देखना है और सोच लेना है कि अच्छा यहाँ पे ये प्रोविजन लगेगा। और आपको अपना एक मेजर डिसीजन लेना होता है उस 15 मिनट के टाइम में कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि 6 या ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं और हमें 5 करने रहते हैं। तो आपको उस टाइम में सोच लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप नहीं करोगे, क्योंकि बाद में फिर बहुत टाइम लगता है वो सोचने में। तो ये 15 मिनट का टाइम यूटिलाइजेशन आप इस तरह से करोगे तो आपका लॉ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको लॉ बिल्कुल भी नहीं आता है
तो भी आप इतना करके रख लोगे। उसके बाद अब आप इंग्लिश से स्टार्ट कर दो, अगर इंग्लिश एकदम स्ट्रांग है तो इंग्लिश पेपर में लिख लिया हमने। अब हमारा क्या हो गया, कॉन्फिडेंस बन गया एकदम कि चलो ठीक है, बढ़िया भाई, हमने आधे 1 घंटे में इंग्लिश का पेपर अपन को 40 नंबर का अटेम्प्ट कर लेना है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बन गया कि 25-30 तो चलो हमारा यहाँ पे ही कवर हो गए, 10-15 नंबर के लिए और हमें एग्जाम में बैठना है, इतने हो जाएंगे। तो बस अपना तो दिन बन गया, लॉ का पेपर गया, टेंशन सारी सॉर्ट आउट। तो लॉ का पेपर आपने ऑलरेडी 15 मिनट में पूरा सोच लिया था कि आपको क्या क्या लिखना है, वो सोचा हुआ पेपर है, वो तो आप फटाफट फुर्ती से लिख ही दोगे। इंग्लिश हो गया तो बस सॉर्ट आउट है ना फिर लाइफ, मतलब लॉ तो हो ही गया है। उसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा मेजर डाउट आता है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को कि हमको जो सेक्शन नंबर है ना वो याद नहीं होते। देखो, मैंने एक भी सेक्शन याद नहीं करा था नंबर, क्योंकि होते ही नहीं थे, इतने सारे हैं, क्या क्या याद करने चाहिए क्या ना करें। तो इसके लिए फिर क्या करना है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना तो हमको सेक्शन लिखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू ये सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या जो भी है। तो मैं ऐसा करती थी कि अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ जो भी सेक्शन है, सेक्शन जैसे जो भी एक्ट है, सॉरी, इंडियन कंपनीज एक्ट, ऐसे आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और इसके आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, सेक्शंस के कोई नंबर नहीं होते हैं, उसका थोड़ा एडिशनल इंप्रेशन जरूर पड़ता है, पर अगर आप नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। तो जितना आप कर पा रहे हो इस टाइम पे उतना कर लो। और प्लीज वो जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो कि सेक्शंस नहीं आते हुए ऐसे कुछ भी लिख के आते हैं, वो लोग तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना। तुमको नहीं आता ना, तुमको जब तक 101% श्योर नहीं होगे तुम यही सेक्शन है, तुम मत लिखना उसको। नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर गलत सेक्शंस लिखने से बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो गलत सेक्शन बिल्कुल मत लिखना, जब पूरी श्योरिटी हो कि वही है तभी ही लिखना। एग्जाम में केस स्टडी लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोविजन का, अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट कंपनी सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और फिर लिख दिया कि ये है। फिर सेकंड में हमने पूरा क्वेश्चन जो है उसको समझा दिया कि क्वेश्चन में ये था और ये होना चाहिए, पूरा जो ब्रीफ में हम आंसर लिखते हैं एकदम, वो सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा। थर्ड में हमें कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन बिल्कुल 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, और उसमें हो सके तो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट डाउट आता है कि क्या हम पेपर ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो आप। सब कुछ तो हम यूं भी नहीं छाप सकते, एक एक वर्ड को याद होता भी नहीं है, पर थोड़े जो की वर्ड्स हैं वो मार्क कर देना और उसको स्पेशली लिख के आना। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि जब भी हम पेपर लिखते हैं ना तो उसका थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, तुमको जो भी लगे कि यार ये बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी है, बिल्कुल मैच हो रही है, तो तुम उसको अंडरलाइन करके आ जाना। इससे एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर शीट करने में बहुत ही आसानी होगी और वो तुम्हारा पेपर फट चेक कर लेगा और तुमको अच्छे नंबर देगा। तो ये थोड़े मार्क्स कवरिंग टिप हो गई। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अगर आपको डाउट हो इसके अलावा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।